हेलो फ्रेंड्स, वैसे बोला जाता है किसी की बर्बादी पे खुश नहीं होना चाहिए, बट चाइना में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। आज हम बात करेंगे चाइना में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में, जिसका एक बड़ा रीज़न है एवरग्रांड कंपनी। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। तो जो ये कंपनी है एवरग्रांड, इसको स्टार्ट किया था शू जियाइन ने 1996 में। इस कंपनी में टोटल 2 लाख एम्प्लॉई हैं और अराउंड 280 सिटीज़ में इनकी प्रेजेंस है, जहां अराउंड 1300 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी जो अराउंड 38 लाख को एवरी ईयर रोजगार भी देती है, तो इतनी बड़ी कंपनी डूब कैसे गई, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इस कंपनी के ऊपर अभी 22 लाख करोड़ का डेट है। 22 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उसकी वैल्यू है अराउंड 17 लाख करोड़ रुपीज़। यानी कि इतना बड़ा डेट में तो हम एक रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को भी खरीद सकते हैं। तो इस समय इस कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट के, उसको कंप्लीट करने के लिए पैसा नहीं है और इन्होंने कुछ वेल्थ स्कीम स्टार्ट करी थी। उसका पैसा वापस करने के लिए भी, अपने कस्टमर्स जो भी थे उनका पैसा वापस करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो किसी भी कंपनी में अप एंड डाउन होता है। तो पहले इस कंपनी के अप की बात करते हैं, आखिर ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे। तो इसका पहला फैक्टर ये हो जाता है कि अगर इंडिया में आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप वहाँ की गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ यानी अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा सकते हैं, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं। बट चाइना में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी स्टेट में जन्म लेते हैं तो वहाँ पे आपकी प्राइमरी रेसिडेंसी यानी कि प्राथमिक नागरिकता वहाँ की हो जाती है। अगर आप दूसरे स्टेट जाते हैं तो सारी की सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं। अब देखिए, इसको आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया में जो काफ़ी कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्राइवेट स्कूलों को भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ लोग लेना चाहते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन गवर्नमेंट ने ही दे दिया कि भाई अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को प्राप्त करना है तो आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। यानी ये फैक्टर है, यानी गवर्नमेंट ही यहाँ पे इनकरेज कर रहा है कि प्रॉपर्टी का विकास हो, यानी प्रॉपर्टी लोग ज़्यादा खरीदें, उसकी डिमांड बढ़े। क्योंकि अब अगर आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी लेनी है तो आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, तो इससे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर मान लेते हैं किसी ने इन्वेस्ट किया है अराउंड 50 लाख रुपीज़ 2010 में और वो बन जाता है 2015 में 1 करोड़ रुपए, यानी कि डबल हो जा रहा है 5 साल में। तो जो लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं भी चाहिए थी, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर रियल एस्टेट में आएंगे और अपना पैसा लगाएंगे। तो ये एक और फैक्टर हो जाता है कि रियल एस्टेट वहाँ पे क्यों बूम कर रहा था। तो अब अगर रियल एस्टेट यानी कोई भी सेक्टर अगर बूम करता है तो उस सेक्टर की कंपनीज भी बूम करती हैं। तो क्योंकि एवरग्रांड जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है चाइना में, तो ऑब्वियस सी बात है कि रियल स्टेट सेक्टर अगर इतना बूम कर रहा है तो वो भी इतना बूम करेगी ही। एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1996 में, तो 16% जो स्टेक था वो चाइनीज़ मिनिस्टर के छोटे भाई का था। यानी कि पॉलिटिकल कनेक्शन इस कंपनी के स्टार्ट से ही पता चल गए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं इस कंपनी के फाउंडर के काफ़ी करीबी हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ये फ्रंट रो में नज़र आते हैं। तो इस वजह से भी हम अगर देखते हैं कि 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे और जो 2010 में शंघाई वर्ल्ड एक्सपो हुआ था, उस समय काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था चाइना में और इसका बहुत बड़ा पोर्शन एवरग्रांड को मिला था, बिकॉज इनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो चाइना में अराउंड 2005 से लेकर 2010 तक रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम हुआ था। इसी बूम के चलते ये कंपनी को तो प्रॉफिट हुआ ही, और मेन जो प्रॉफिट हुआ उनके फाउंडर को। अगर हम 2017 की बात करें तो विद $43 बिलियन इनके जो फाउंडर थे वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। तो ये तो बात होगी कंपनी बड़ी कैसे हुई और उनके फाउंडर के पास इतना पैसा कैसे है, कैसे वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया 2017 में बन गए। अब बात करते हैं इसका फॉल कैसे हुआ। देखिए, अगर हम बात करें इंडिविजुअल पर्सन की या हम बात करें कंपनी की, जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती है या एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे केयरलेसली खर्च कर देना चाहिए, उसको हमें सेव करना चाहिए। बट इस कंपनी ने, चाहे वो फाउंडर के इंटेंशन की बात करें चाहे कंपनी की स्ट्रेटेजी की बात करें, उन्होंने जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया था वो बहुत अच्छे से खर्च नहीं किया। जैसे कि उन्होंने अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फुटबॉल टीम खरीदी, उन्होंने फुटबॉल स्कूल खरीदा, अराउंड 14,000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट किया। उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम बना डाला जिसमें उन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया। प्लस वो फूड बेवरेजेस में आ गए, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी स्टार्ट कर दिया।
और इसके अलावा उन्होंने थीम पार्क भी बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो पैसा आ रहा था, यानी जो कंपनी पैसा बहुत ज़्यादा कमा रही थी बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट बूम, वो उन्होंने ऐसे ही खर्चा कर दिया रेदर देन कि अपना जो डेट था, जो उनका डेट बढ़ता जा रहा था, उसको कम नहीं किया। अब थोड़ा बात करते हैं प्रमोटर की इंटेंशन की। देखिए, अगर हम बात करें लास्ट 2 ईयर का, तो इनका प्रॉफिट था अराउंड 27,000 करोड़ रुपीज़, बट इन्होंने लास्ट 2 ईयर में डिविडेंड दे डाला है 61,000 रुपीज़। चूतिया लड़के हो तुम। यानी कि जितना प्रॉफिट आया उससे ज़्यादा तो उन्होंने डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड के बारे में जानने के लिए आप आई बटन पे देख सकते हैं, लिंक मैंने दिया गया है। देखिए, डिविडेंड नॉर्मली बताते हैं जितना प्रॉफिट होता है। अगर मान लेते हैं 1 करोड़ किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, तो उसको 50 लाख 40 लाख इतना डिविडेंड बांटना चाहिए नॉर्मली, और बाकी पैसा या तो डेट को रिड्यूस करना चाहिए या किसी खर्चे के लिए बचा के रखना चाहिए अपने रिजर्व्स में। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने जितना प्रॉफिट आया उससे ज़्यादा डिविडेंड दे दिया। अब इसका रीज़न क्या है? डिविडेंड का मतलब जो इन्वेस्टर्स रहेंगे, जो शेयर होल्डर्स रहेंगे, उसको पैसा मिलेगा। अब इसमें अराउंड 77% तो प्रमोटर्स के पास ही शेयर्स हैं, तो यानी कि मेन जो बेनिफिशियरी रहेगा वो उसका प्रमोटर ही रहेगा। इसीलिए वो 2017 में रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे। तो मुझे लगता है ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ फाउंडर के लिए ही बनी है। अब देखिए, चाइना ने जो बीजिंग में, जो चाइना ने शंघाई में जितना भी डेवलपमेंट किया, वो तो काफ़ी तेज़ी से बिक गया। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम 280 सिटीज़ बनाएंगे, उस 280 सिटीज़ में हम काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो देखिए, जो 280 सिटीज़ है बहुत छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। आई थिंक यूएस में भी इतनी सिटीज़ नहीं है। तो उन्होंने बिल्डिंग पे बिल्डिंग तो बनाते चले गए। लेकिन अगर हम बात करें कि ईस्ट चाइना जो काफ़ी डेवलप है, वहाँ तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिक गई, ऑक्यूपाई हो गए। लेकिन जो वेस्ट चाइना है वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बिक नहीं पाई। और इवन कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं, कई सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बिल्डिंग खाली पड़ी हुई हैं, और उनको चाइना में घोस्ट टाउन बोला जाता है। एंड अगर हम डेटा की बात करें तो 20% जो ऑक्यूपेंसी अभी तक हुई नहीं, यानी 20% जो मकान बने हैं, जो प्रॉपर्टीज़ बनी है, वो तो अभी भरा ही नहीं है। अब हमने जैसे देखा कि रियल एस्टेट कंपनी, या हम पर्टिकुलर बात करें एवरग्रांड, वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते चले जा रहे थे, तो वो कहाँ से पैसे लेंगे? वो बैंक से लोन लेते चले जा रहे थे, और इवन यहाँ पे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया। अब आपको सुनने में भी आ रहा होगा, अगर आप थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते हैं, कि चाइना पे डेट बहुत बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न था। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि जिन कंपनीज़ का लोन की लिमिट हो चुकी है, ये पैरामीटर नॉर्मली यही बताएंगे क्लेमन लैंग्वेज में, तो जिन कंपनी का लोन लेने की लिमिट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको अब लोन नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने 3 रेड लाइन दी, और अप्रैल 2021 तक एवरग्रांड ने तीनों के तीनों रेड लाइन क्रॉस कर दिया। यानी अब इनको बैंक से तो पैसा नहीं मिलना था, यानी कि बैंक अब इनको पैसा देगा नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट उन्होंने बड़े बड़े स्टार्ट कर दिए थे, तो इसके लिए उनको पैसा चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। अब जब इनको बैंक से पैसा नहीं मिल रहा, तो इनको कुछ ना कुछ तो फंड्स चाहिए, तो वो कहाँ से करेंगे? तो एक रियल एस्टेट कंपनी, एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बन के इन्होंने एक वेल्थ स्कीम निकाली कि भाई आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और हम आपको कुछ रिटर्न देंगे। आप इसको लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट एफडी या एफडी टाइप्स से बोल सकते हैं। अब ये यहीं तक नहीं रुके, बिकॉज इनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी फोर्स किया। इन्होंने बोला कि अगर आप हमारी कंपनी के स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, मतलब नो इन्वेस्टमेंट इन आवर स्कीम एंड नो बोनस। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये जान जाऊँगा कि मेरी कंपनी, अगर आपकी कंपनी आपको ऐसा बोलती कि हमारी पर्टिकुलर स्कीम में या किसी भी चीज़ में फोर्स करती कि इन्वेस्ट करो तभी आपको बोनस मिलेगा, तो इतने से ही समझ जाना चाहिए कि कंपनी में बहुत कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर हम आगे बात करें कि जैक मा, जिनको हम अमेरिका के जेफ बेजोस बोल सकते हैं या इंडिया के मुकेश अंबानी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो रिचेस्ट पर्सन है, तो जिनकी अलीबाबा कंपनी है, उन्होंने भी अपने पब्लिक स्पीचेस में बोला कि भाई चाइना गवर्नमेंट के जो करीब लोग हैं उनको तो बैंक से लोन देते ही चले जा रहे हैं बिना कुछ सोच समझे। तो जैसे ही उन्होंने ये स्पीच दे डाली तो 3 महीने तक तो जैक मा कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सोचो मुकेश अंबानी को 3 महीने के लिए गायब कर दिया जाए, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 महीने के लिए मुकेश अंबानी जी को कहीं गायब कर दिया गया है? ऐसा नहीं हो सकता। बट चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो ऐसा कर सकती है, बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्या एक कंपनी खाली एवरग्रांड अगर खत्म हो जाएगी, जिस पर 22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, तो क्या चाइना खत्म हो जाएगा? बट यहाँ पे बात इतना ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैटर ये करता है कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो चाइना के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो यहाँ पे सिर्फ एवरग्रांड नहीं, और भी बहुत सी रियल एस्टेट की कंपनी बैंकरप्सी की ओर जा चुकी हैं, और कई लोगों ने बैंकरप्सी फाइल भी कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए एचएनए ग्रुप, जिस पर अराउंड 13 लाख करोड़ रुपीज़ का डेट था, वो कंपनी ने अभी रिसेंटली बैंकरप्सी फाइल किया है। 13 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। इस अमाउंट में तो आप विप्रो, इन्फोसिस, हीरो मोटरकॉर्प और बजाज ऑटो भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी कंपनी है जो अभी बैंकरप्सी की कगार पे हैं। तो चाइना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। बट क्या इसका मतलब है
कि ये जो क्राइसिस है चाइना में, ये बिल्कुल लेमन ब्रदर्स यानी 2008 के क्राइसिस की तरह हो जाएंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता है, बिकॉज जो यूएस की इकोनॉमी है वो काफ़ी कंट्रीज से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर यूएस में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो काफ़ी कंट्री को इफेक्ट करता है, क्योंकि यूएस अभी भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बट चाइना बिकॉज इट्स अ क्लोज इकोनॉमी, तो कुछ सेक्टर्स में तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि इंडिया से स्टील बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है चाइना के लिए और फिनिश गुड आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है तो यहाँ से स्टील का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने देखा भी है रिसेंटली मेटल सेक्टर यानी मेटल की कुछ कंपनीज के शेयर्स गिर भी चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चाइना क्राइसिस या एवरग्रांड क्राइसिस या रियल एस्टेट क्राइसिस इन चाइना, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर सकता है, बट चाइना के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो डिसलाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।